कई सालों से सेल्फलेस और डेडिकेशन से अपनी टीचिंग के लिए एक अलग पहचान बना चुका हमारा एक ग्रुप, इग्नाइटेड ग्रुप है। और इनका हमारा जो एक मिशन है कि फ्री जो अभी इसका एक नया जो मोती जुड़ा फ्री जूम क्लास की क्लासेस हैं, तो इसमें हमारे और भी केसेस हो चुके हैं और उन केसेस की मोतियों में की माला में एक नया मोती आज जुड़ने वाला है, और जिसको लेके एक ऐसा बंदा आ रहा है जो 18 सालों से गुजरात के हलोल में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और ओपन हार्टेड इंसान। और मैं इनको होम्योपैथी रोब्रिस का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया बोलता हूँ। क्या बात। हुआ ये कि मोदी जी जब सीएम थे गुजरात में, तो मोदी जी को एक चांस मिला था कि वो इनसे ट्रीटमेंट लेते होम्योपैथी का, और उसी समय उनको पीएम बनने का और मिल गया चांस, तो वो इनसे ट्रीटमेंट लेने का मौका चूक गए हैं। अरे यार, बच गए होते, कितना देश बच गया होता बिकने से। हाँ, तो आइए इग्नाइटेड किंग टीम की तरफ से हरदिल अजीज होम्योपैथी का अमीन साइनी मैं बोलता हूँ इनको, आए हाय, इनका स्वागत करता हूँ। हमारे भाई हारून शेख सर, वेलकम सर। वेलकम हारून। थैंक यू। हाँ, और लियाकत भाई भी अभी रिसेंटली यहाँ आए थे, और तकदीर देखो के 40 किलोमीटर दूर थे हम, और कुछ टाइमिंग की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम मिल नहीं पाए। तो ये भी एक हम बदकिस्मती, खैर इंशाल्लाह मिलना होगा फिर से। ठीक है, तो हम केस स्टार्ट करते हैं। और हम जब सीखते हैं और फिर जब प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे पहले तो स्टेजेस हमारे आता है कॉलेज से सीखना। मुझे जब कोई पूछता है कि कॉलेज से आप कौन सी कॉलेज से बीएचएमएस हुए, या नहीं सॉरी कौन सी कॉलेज से पढ़े आप, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं डॉक्टर वीएस दवे कॉलेज से डिग्री लिया, फारिग हुआ। पढ़ा मैं बाद में, कॉलेज से निकलने के बाद पढ़ाई की मैंने। तो ये मामला होता है कि जो, क्योंकि एक्चुअली अभी तो माशाल्लाह होम्योपैथी प्रैक्टिस करने वाले बढ़ गए, और शायद नई नई कॉलेजेस में होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर ही मैटरनिटी का पढ़ाते होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी हमारे कॉलेज में 2 टीचर थे जो खुद प्रैक्टिस करते थे, जिसमें एक टीचर थे डॉक्टर पीसी देव, उनका टीचिंग बहुत अच्छा था और प्रैक्टिकल टीचिंग था, तो वो समझ में भी आया और अप्लाई किया तो सक्सेस भी रहा। दूसरे टीचर थे जो गुजरात के सबसे पहले एमडी होम्योपैथ थे, डॉक्टर वैद सर। वो बेचारे नॉलेज तो भरा हुआ था, लेकिन क्या बोलते थे कुछ पता ही नहीं चलता था। बस वो आते थे, लेक्चर लेते थे, एल्यूमिना की तरह हम लोग सोते रहते थे, क्या बोलते थे पता नहीं चलता था। नॉलेज तो पूरे बोरिक का था उनको, लेकिन काम का नहीं था कुछ भी, क्योंकि वो समझा ही नहीं पाते थे। बिल्कुल एक ही तरह से बिल्कुल ड्राई टोन में मोनोटोनस स्पीच जैसे कहते हैं। तो खैर वो भी पढ़ाकर चले गए और इस दुनिया से भी चले गए। दूसरे टीचर्स थे तो वो खुद प्रैक्टिस करते ही नहीं थे, लेकिन पढ़ाते थे। तो मैं समझो कि पढ़ाई नहीं पढ़ा, होम्योपैथी तो हम जब पढ़ते थे कॉलेज से बाहर निकलते हैं। तो ये बात इसलिए मैंने यहाँ पे ताज़ा किया कि जो अभी नए हैं स्टूडेंट या फिर अभी नए प्रैक्टिशनर है, उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रैक्टिकल फील्ड एक अलग फील्ड है। और अभी तो आप लोग लकी हैं कि अच्छे अच्छे उस्ताद अवेलेबल है मार्केट में, और ग्रुप्स अवेलेबल है। तो नई जनरेशन के लिए तो समझो कि 20 साल का शॉर्टकट आ गया, 20 साल 20 ईयर्स का शॉर्टकट आ गया, क्योंकि जो चीजें 15-15 20-20 साल बाद सीखे हैं लोग, जैसे हमारे लियाकत इस ग्रुप के हेड है, हमारे लियाकत भाई है, और बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स जो मतलब होम्योपैथी जो टीचिंग करते हैं, वो 15-15-20 सालों बाद जो गेन कर पाए, वो आपको आज मटेरियल मिल रहा है।
तो उसकी कदर की जाए और उसको पढ़ा जाए, उसकी कदर की जाए, क्योंकि उसकी कदर न करने से वो नेमत भी छीन जाती है। खैर, अभी हम स्टार्ट करेंगे। एक केस है बच्ची का, बहुत ही छोटा सा केस है और फिजिकली या मेंटली देखने जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक डीप विजन जो हमारा होता है कि कोई भी ट्रोमा होता है खासकर बच्चे को, तो वो आगे जाके ये बहुत ही नुकसान कर सकता है अगर उसको ट्रीट न किया गया। तो ये ट्रोमा निकालना जरूरी था उस बच्ची का। अब इस केस से दो चार चीजें जो मैंने भी इस रेमेडी के बारे में पढ़ी हुई है, तो मैं उस पर भी कमेंट करूंगा और हमें भी सीखनी है। हम जब कोई भी केस सीखते हैं, तो कोई भी केस प्रेजेंट करता है, तो सिर्फ हमें उसका केस और उसका एनालिसिस नहीं सीखना है, या कोई नया रूब्रिक का कोई नया वर्जन नहीं सीखना है, बल्कि ये केस में क्या अलग था, तो पुराने हमारे बड़े कह गए उसकी रिदम से कुछ अलग था, तो उसे हमें खास कैच करना चाहिए कि ये पुराने लोगों की बातों से बिल्कुल खिलाफ है। तो जैसे डॉक्टर नैश ओपनली बोला करते थे डॉक्टर हनीमैन साहब को। डॉक्टर हनीमैन साहब जब भेजते थे लिख के कोई टिप्स या कोई चीज या कोई एक्सपीरियंस, तो डॉक्टर नैश उसको आजमाते, आजमाने के बाद फिर वो उसको चेक करते, अगर सक्सेस नहीं मिला तो हनीमैन साहब को ओपनली कह देते कि भाई मेरे मेरे को ये रिजल्ट नहीं मिला है और ये बात मैं नहीं रख रहा हूँ। तो हमें भी ऐसा ही बनना है कि भाई फलाने टीचर ने सिखाया, फलाने ने सिखाया, तो वो परफेक्ट ही है। तो अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो मेरी कमी है, मुझे नहीं आया, देखना नहीं, इस इंफीरियरिटी में भी नहीं आना है, ना सुपीरियरिटी ना इंफीरियरिटी। तो अभी ये एक केस है, बाकी की बात मैं बाद में करता हूँ जो करनी है। एक बच्ची 4 साल की, उसके माँ बाप ने किसी वजह से उसके हेयर कट करवाए, बिल्कुल शाकाल बना दिया। बच्ची को समझाया पटाया, वो पहले मना ही करती थी, बाल से उसे बहुत मोहब्बत थी, बाल कटवाने नहीं थे, लेकिन आमतौर से जब तबीयत अच्छी नहीं रहती या बिगड़ती रहती है, तो एक सुपरस्टिशियस थॉट या ट्रेडिशनल प्रेजुडाइसिस है कि बच्चे के बाल कटवा दिए जाए तो ये भार उतर जाता है और बच्चा मतलब हेल्दी होने लगता है। इसी सिलसिले में इसी सिलसिले देखो अभी मेरी थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि रोजे के हिसाब से माउथ ड्राई होता है, तो मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा। इसी हिसाब से बच्चे के उन्होंने बाल कटवा दिए कि बच्चा हेल्दी हो जाए। बच्चे के बाल कटवाते उसको थोड़ा समझाया, देख बेटा बाल नहीं आ जाएंगे, किसी से जिसको वो ज्यादा प्यार करती थी उससे भी कहलवाया, तो किसी तरह वो तैयार तो हो गए, लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, वो टेम्पररी उसकी तैयारी थी। तो बाल तो किसी बिना पर कटवा लिए और टकला हो गया। अब बच्चे को जब लाया गया तो इसी कंप्लेन के लिए लाया गया कि इसके बाल काट दिए गए हैं और तब से ये मातम करने लगी है। मैंने बोला कैसा मातम? तो बोले बस ये मेरे बाल किधर गए, मेरे बाल किधर गए, मेरे बाल क्यों कटवा दिए, मेरे बाल क्यों कटवा दिए, मैं अब कैसे खेलूंगी, मैं कैसे रहूंगी, मेरे बाल कटवा दिए, मेरे बाल क्यों कटवा। ना, मातम मातम मातम, यानी माँ बाप को भी दया आने लगी कि यार हमने क्या गलत कर दिया, क्यों कटवा दिया, बच्ची को इतना पीड़ा में क्यों डाल दिया। बच्ची को बाल कटवाना, यानी बड़ों ने जो बाल कटवा दिए वो
बहुत ही गरा गुजरा और बहुत ही मतलब जैसे उसको एक इंसल्ट फील हुआ, जबरदस्ती करवा दिया। हाँ, मैंने इतना बोला था कि खाली थोड़ा सा काटना है, तुमने क्यों कटवा दिए मेरे बाल, क्यों कटवा दिया, अब मैं क्या करूंगी, मैं कैसे खेलूंगी, ये तो चिल्लाना रोना किसी भी तरह समझाते और डाइवर्ट करते। फिर थोड़ा टाइम होता और ये बाल पकड़ कर चालू हो जाती। अब ये ट्रोमा बहुत ही खतरनाक था। दिखने में अगर अवेयरनेस नहीं है तो छोटा है, लेकिन ये बहुत ही डीप में जा सकता है, क्योंकि ट्रोमा ही ऐसा था। जब हम रूब्रिक लेंगे तब पता चलेगा कि किस टाइप का ट्रोमा था। तो मैंने उसके बारे में पूछा कि और क्या करते, तो बस यही करती है कि तुम लोगों ने क्यों मेरे बाल कटा दिए, मैंने तो थोड़े थोड़े बाल काटने को बोला था, तुमने मेरे बाल बड़े काट, मेरे बाल कटवा दिए। यानी एक एक अजीब फीलिंग था कि तुम लोगों ने मतलब मुझ पे जुल्म कर दिया। उसके मतलब एक एम्पैथेटिकली हम जाए तो ये फीलिंग मुझे मिला था। अब मैंने उसके बारे में पूछा, जैसे इतने में एक रेमेडी तो कुछ रुब्रिक्स लेते हुए सामने आ चुकी थी, लेकिन मुझे थोड़ा कंफर्मेशन भी चाहिए था, इसलिए मैंने उसके बारे में पूछा उनको कि क्या आप और बताएं कुछ बच्चे के बारे में। तो बोले ऐसा कुछ है नहीं उसके बारे में, लेकिन थोड़ा कमजोर सी है, थोड़ा चलना लेट सीखी थी। चलो ठीक है। और तो बोले नेचर में उसका अ, ऐसा है कि बहुत ही सेंसिटिव है, हर बात पे उसको मतलब जरा सा थोड़ा सा डांटो तो भी ये रोने लगती है, और उसकी फिजिक्स भी उसका सेंसिटिव है। मेंटली तो इंटेलिजेंट है, लेकिन एक अजीब सी चिड़चिड़ापन और ये रहती है, एकदम हमेशा खुश नहीं रहती है। कि बच्चे जो आम तौर से अपने अपने तरीके से खेलते रहते हैं, तो ये अकेले नहीं खेलती है। ये एक बेचैन मतलब एक अजीब सी चिड़चिड़ापन वाली और एड़ी जिसको कहते हैं, हर बात में एड़ापन करना, इस टाइप की उसकी उसका बिहेवियर है। कोई भी चीज मांगेगी तो बिल्कुल जल्दी लाओ, ये चाहिए तो फटाफट लाओ ना यार, लाओ ना यार, क्यों, जल्दी लाओ। और टोक देगी, यानी अब इंसल्ट कर दे। इंसल्ट मतलब के जब चिड़ी हुई है तब उसको अगर कोई कैसे बुलाता है कि बेटा कैसा जाना, तो इस टाइप का नेचर हमेशा रहता है इसका। और किसी भी बात से संतुष्ट नहीं होती है। जैसे कि बच्चे को कुछ दे दिया तो खुश हो गया और फिर दोबारा डिमांड न करना। लेकिन इसका कुछ अजीब है और जिद्दी भी उतनी है। खेलने कूदने में मैंने पूछा तो बोले कि वो चलना लेट सीखे है, थोड़ी कमजोर है, तो उसको भागने दौड़ने में या चलने फिरने में मतलब थोड़ा डरती है। हाँ, एकदम से जाती नहीं है कहीं। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने उसको वेरीफाई किया और वही रेमेडी थी, तो मैंने वो 1 डोज दिया 1 ml का। दूसरे दिन मैंने शाम को अपडेट लिया, उसी शाम को। तो बोले आज तो रोई नहीं है। मैंने बोला ठीक है, अभी और वेट करते हैं, अ, कल मुझे वापस बताइए। दोबारा जब उसने
एक बार खाली थोड़ा सा रोई थी दूसरे दिन कि मेरे बाल काट रहे, जो बिल्कुल इजीली कंट्रोल में आ गया, बहुत ही इजीली वो मान गई। और दूसरे दिन शाम से जब कोई उसे पूछता है, आमतौर से जब बाल काटता है तो कोई भी पूछता है ना, 3-4 साल की बच्ची, क्यों बाल कटवाए, तो पहले तो रोती थी, अभी ये चेंज आया कि बाल काट, पूछा किसी ने कि क्यों बाल काटे, ये नए आएंगे, मेरे बाल नए आएंगे, इतना पॉजिटिव चेंज आ गया। और कुछ दिनों के बाद उसका, हाँ, उसकी माँ ने ये भी बताया था कि हर बात में इसका रोना होता है, चाय चाहिए, 5 दूध चाहिए तो दूध चाहिए, रोते रोते, हमें भूख लगी है, खाना मेरे को ये नहीं चाहिए। तो उसकी माँ ने जो मुझे बताया एक्टिंग करके, तो रोते रोते ही मानना, रोते रोते ही बात करना, ये नेचर था जो कि उसमें अभी चेंज आने लगा है। और काफी राहत हो गई है माँ बाप को। और खेलना कूदना भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ उसका, जो कि अकेला खेलती नहीं थी, अब उसको थोड़ा सा ही पुशअप चाहिए और वो करने लगती है। तो ये आप बताइए, उसके बाद हम एनालिसिस पे चलते हैं। कोई आइडिया किसी को बताना है तो। हेलो। बोलिए भाई। सर मुझे ऐसा लगा कि हम्म। उसको, उसने बोला था ना कि थोड़े ही बाल कटवा दो, लेकिन उसके पूरे बाल कटवा दिए ना, तो उसको फंसाया, ऐसा फील आया मुझे पहले। हम्म। मतलब उसको फंसाया ना, मतलब उससे बोला था ना कि थोड़े ही बाल कटवा दो, लेकिन उसके सब बाल कटवा दिए। नहीं, ये एक्चुअली बच्ची है 4 साल की, बराबर, तो उसमें ऐसा कोई डील नहीं हुआ था। बच्चे को क्या होता है कि ये समझाना पड़ता है कि बाल कटेंगे काटेंगे, अब ऐसा कोई डील नहीं हुआ था कि थोड़े ही बाल काटेंगे। लेकिन बच्ची यानी अब अपने तरीके से, क्या है, बच्चा तो बच्चा है, वो तो मुकर सकता है, अगर डील किया होता तो भी मुकर सकता है, बच्चा बच्चा होता है। तो यहाँ पे वो फील हम नहीं लेंगे कि जो डील किया था उसमें धोखा हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा डील हुआ ही नहीं था कि इतने बाल कटवाएंगे। लेकिन वो तो उसके बाद बच्ची मातम मनाने लगी कि इतने बाल कटवाने के थे और सारे क्यों कटवा दिए, और मैं कैसे सोऊंगी, कैसे, अब ये तो कोई वर्जन है, मैं कैसे सोऊंगी, बच्चा बचकाना बोल है सब, एक मातम का, मातम की लैंग्वेज है। तो फील ये आया कि फिर उस पे मतलब वो एकदम ब्लेम कर रही है और ये मातम मना रही है। अब ये मेरे बाल निकल गए, बस यहाँ पे एक चीज है कि मेरे बाल काट लिए गए, मेरे बाल तुम लोगों ने काट लिए, ये टाइप का उसका फीलिंग है। ओके। बाल कटवाते वक्त भी वो रोई थी, लेकिन उसको किसी भी तरह डाइवर्ट करके कटवा लिए। लेकिन जब उसने आकर देखा कि ये बाल काटे रहे, इन शॉर्ट पूरे केस में उसका जो मेन बच्चे का जो दर्द था, मातम था, वो अपने बाल चले गए, बाल काट लिए गए, अपनी मर्जी से नहीं काटे उसने, सर जब काट लिए। सर हाँ। जैसे हेयर जो है ना, थोड़ा सा अगर फेस पे है तो एक ब्यूटी का भी सिंबल है कहीं ना कहीं। तो मे बी पॉसिबल जब वो बच्ची, जब उसको याद आता है या जब वो टच करती है, तो उसको कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट फील होता हो या अगली लुक उसको अपना फील आता हो, तो उसको लेके वो रो रही है। और इसकी क्राई मुझे डिलीरियस क्राई लगी, और रिप्रोच कर रही है सर। मतलब दूसरे पेरेंट्स को रिप्रोच कर रही है कि आपने क्यों काटा मेरे हेयर्स को। और नेचर में इम्पेशंस है, डिसकंटेंटेड है, डिस्टर्ब अवर्जन है, वीपिंग है। मतलब एक पॉसिबिलिटी मुझे एम्बेरसमेंट वाली लगी सर, कि एम्बेरसमेंट और वो जो अगली लुक, अनप्लीजेंट सेंसेशन वाला है, वो फील आया सर। हम्म।
तो रेमेडी। हेलो हाँ, रेमेडी कौन सी? सर, चामोमीला का फील आ रहा है। अच्छा, ठीक है। स्टिकिंग है, इरिटेबल है, स्नैपिश है। ठीक है, ओवरऑल चामोमीला का फील आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है। और सैनिकिला का भी आ रहा है सर। हम्म, हाँ, और कोई है? सैनिकिला क्यों लग रहा है बेटा? सर वो स्लो इन लर्निंग वगैरह, और मतलब सैनिकिला में सब 3-4 मेडिसिन के जब थॉट्स आते तो मिक्स अच्छा, वैसे। दिखते, तो हाँ, थोड़ा कैलकेरिया जैसा या चिड़चिड़ापन है, और जो लुक के हिसाब से रहेगा तो नाइट्रोमोर जैसा, मतलब कि समझ गया सर। ऐसा। 4-5 रेमेडी का मिक्सचर है ना सर? ठीक है। ठीक है। Hello, sir. हाँ, Grieving loss of objects, reproaching others, lamenting, impatience, spiteful, dissatisfied. Alhamdulillah. पार्डन। कैमोमिला बोल रहे हैं। सब लोग कैमोमिला की चाय पी रहे हैं आज। वाई पे क्यों नहीं गए? सर ये लड़की ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना कि मतलब मैं अभी बाल काटने जा रही हूँ लेकिन आते वक्त पूरे बाल निकले हुए रहेंगे, तो जब उसने खुद को देखा उसके बाद तो एक शॉक जैसा उसको लगा होगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, इस सब बाल चले गए। हाँ, हाँ। और जिस हाँ, तरीके से वो जैसा आप बता रहे कि मातम मना रही है, मतलब इतना उसने उस चीज को ये किया कि पूरी फैमिली को परेशान करके रखा, मतलब उनको पेरेंट्स को भी रिग्रेट हुआ कि हमने क्यों बाल कटवाया इसका। तो ये पल्सेटिला जैसा मुझे लगा इसका कि इतना मतलब उसने। आपने स्टार्टिंग अच्छा किया, फिर बाद में डिस्ट्रैक्ट हो गया फीलिंग। बल्सेटिला में चले गए। शुरुआत बहुत परफेक्ट की थी। हाँ, स्टार्टिंग बहुत बढ़िया था। खैर, अभी और कोई है? ठीक है, अभी एनालिसिस की ओर चलते हैं। टाइम बहुत कम रहेगा। इसमें मैंने जो देखा, स्टार्टिंग में जब ये बात कही तो थोड़ी देर कुछ लम्हों के लिए मैं भी यही सोच रहा था कि इसको कहाँ से पकड़ा जाए और क्या पकड़ा जाए, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा तो पहाड़ नहीं गिरा था, लेकिन जो गिरा था वो बड़ा पहाड़ बन सकता था आगे जाके, क्योंकि ट्रोमास, साइकोलॉजिकल ट्रोमास होते हैं वो अगर क्योर न किए जाए, और एक साइकोलॉजिस्ट की किताब में मैंने पढ़ा था कि अगर किसी के जो ट्रोमास है तो वो जीन्स में भी उतरते हैं, मतलब हेरिडिटी इनहेरिट भी करते हैं। तो अगर किसी को ज्यादा ट्रोमास है माइंड पे तो उसको क्योर करा लेने चाहिए बिफोर मैरिज, वरना आने वाली जनरेशन में भी ये इनहेरिट होंगे। तो ये इतना खतरनाक साइंस है, तो मैंने इसलिए इसका ये जो ट्रोमा है दूर करना चाहा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ट्रोमास वक्त के रहते हील हो जाते हैं, लेकिन वो फिर साइड इफेक्ट छोड़ते छोड़ते दूसरा कुछ रूप देकर जाते होते हैं, तो बेटर इस ट्रीटमेंट। स्कार छोड़ के जाते हैं वो। हाँ, स्कार छोड़ के जाते हैं ट्रोमास। मतलब उसका जो टेक्निकली मैंने देखा फील था कि उसको सताया गया है, सारी दुनिया के सताए हुए हैं, इस टाइप का फीलिंग। हमको ना छेड़ो हम सताए, ऐसा कुछ गाना भी है ना, हम कव्वाली है गाना, ऐसा कुछ है, हमको न छेड़ो हम सताए हुए हैं। वो इश्क ने हमको मारा है पर हम जिंदगी से। सताई गई लड़की क्यों सताई गई? यानी उसके बाल काट दिए, यानी उसके बाल काट दिए, यानी वो उसको सिर्फ बाल काटना ये नहीं लिया उसने कि मेरे बाल काट दिए,
वो अगर उतना ही लिया होता तब तो उसको समझाते कि भाई बाल अब नए आएंगे तो चुप हो जाती कि चलो नया मिलेगा। लेकिन ये बाल उसके कटवाना यानी उसको बहुत ही गहरा गुजरा, बहुत ही इंसल्ट फील हुआ। मेरे बाल तुम लोगों ने काट लिए, यानी मुझ पर रेप किया है जबरदस्ती। जब कहा जाता है तो वो रेप होता है, एग्जैक्टली जबरदस्ती एग्जैक्टली किया जाता है वो रेप होता है। और हम में जो हमारा साहित्य जो है ना वो बहुत ही कम रीडिंग है, इसलिए हमको रूब्रिक्स के मेटाफोरिकल मीनिंग भी कुछ डॉक्टर्स को तो ऐसे आंखें चौड़ी हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता होगा, लेकिन वो रीडिंग कम होता है। तो मैं जब BHMS में एडमिशन हमारा स्टार्ट हुआ उससे पहले 6 महीने फ्री होते तो मैं BSc में एडमिशन लिया हुआ था। तो वहाँ पे प्रोफेसर दलवाड़ी थे, तो उन्होंने ये वर्ड सिखाया था, सिखाया नहीं था, हम सीखे थे। तो क्लास में साइंस कॉलेज के अंदर तो बहुत ही फ्रीडम हुआ करता था, किसको जाना हो चालू क्लास में जाता, लेकिन दलवाड़ी साहब थोड़े नक्शों में का थे, जैसे पसंद नहीं करते थे ऐसी छिछोरापन। तो वो लड़कियां पिछले 2 गेट हुआ करते थे, एक प्रोफेसर के आगे गेट और पीछे, किसी को जाना हो तो पीछे से चला जाए। तो वो अंग्रेजों की सिस्टम का कॉलेज था। तो लड़कियां कुछ पीछे घुस कर रही थी, भागने के चक्कर में क्या चले जाना है। तो जो प्रोफेसर दलवाड़ी ने देखा उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने आवाज लगाई जोर से, जिनको जाना है वो जाए, किसी पे बलात्कार नहीं किया जाएगा। एग्जैक्टली जबरदस्त यूज किया, तब मैं जबरदस्त सीखा। तो अभी हमने से प्रैक्टिस में काम हो रहा है, बलात्कार यानी जबरदस्ती। अब वो बलात्कार सेक्सुअल ही नहीं होता है, एग्जैक्टली उसकी जो भावना होती है ना वो मेटाफोरिकल है कि जबरदस्ती पकड़ के किसी बात को, अब किसी का मुंह पकड़ के दवाई खिला देना, ये भी एक तरीके का बलात्कार है। अगर उसको ले माइंड पे ना ले वो बात अलग है, लेकिन उसने माइंड पे ले लिया तो हम उसको रेप गिनेंगे और इसी तरीके से हम उसको आगे जाएंगे। तो बच्ची को ये लगा, तो मातम कर रही थी, तुम लोगों ने मेरे बाल कटवा दिए, और इतना ह्यूमिलिएटेड फील कर रही थी, इंसल्ट फील कर, जैसे एकदम एम्बेरस तुम लोगों ने मुझे करवा दिया, मैं कैसे बाहर जाऊंगी, मैं कैसे, तुमने ये करवा दिया, मैं कैसे सोऊंगी, मैं कैसे खेलूंगी। तो ये था उसका वन एंड ओनली रूब्रिक मैंने जो लिया था, एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज्ड आफ्टर बीइंग सेक्सुअली रेप्ड, और दूसरा ह्यूमिलिएटेड फीलिंग आफ्टर रेप। आफ्टर ये 2 रूब्रिक में कार्सिनोसिन आई, और डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड था। चिल्ड्रन इन स्पेसिफिक रूब्रिक है, सब रूब्रिक में चिल्ड्रन इन, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही है चिल्ड्रन इन, जिसमें 3 डायमेंशन है। और चौथा रूब्रिक तो मैंने ऐसे ही जोड़ा था कि हर चीज में रोती है, तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि इसका भी कोई रूब्रिक होना चाहिए, तो मैंने ढूंढा, तो बीपिंग एवरीथिंग अबाउट कार्सिनोसिन 1 हम देने के बाद इमीडिएटली रिजल्ट मिला, और उसका वो ट्रॉमा बिल्कुल ही रिलीव हो गया। उसके बाद से आज तक कभी भी वो रोई नहीं, अभी उसके बाल तो काफी बड़े हो चुके हैं, वो कभी भी रोई नहीं है बालों को लेकर, और किसी ने चिढ़ाना चाहा, सबसे हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का जो कमाल है, और हम उसका रिजल्ट मिला ये कंफर्म कर सकते, जब चिढ़ाना भी चाहा किसी ने तो वो चिड़ी नहीं, वो हंसी है, नहीं एम्बेरस हुई, नहीं ह्यूमिलेटेड फील किया, उसने तो बाल खोल के दिखाई, मेरे बाल तो आने लगे, अच्छे बाल आएंगे, पॉजिटिविटी पूरी आ गई, अच्छे बाल आएंगे, नए बाल आएंगे, और अभी तो मेरे बाल आने लगे। ये पूरा चेंज आ गया विदिन 24 आवर्स। तो उसके मैंने फिर जो दूसरे रूब्रिक्स, ये इतने पे तो रेमेडी आ चुकी थी, लेकिन जो माँ ने जो बताया, तो सेंसिटिव चिल्ड्रन, फिर जो लेट सीखी चलना लेट सीखी, तो दूसरे बच्चों की तरह उसको हिम्मत नहीं आती है कुछ भी करने की, तो कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस चिल्ड्रन इन, और मोरोस, बिल्कुल मोरोसनेस, यानी किसी को भी इंसल्ट कर देती है जब छीड़ी हुई होती थी, तो किसी को भी इंसल्ट कर देती जब छेड़ी हुई होती, तो वो कोई उसको खाली ऐसे नाम भी लेता ना, जान है हटना, इतना मतलब इंसॉलेंस था। मोरोज मतलब एक तरह का इंसॉलेंस होता है, वो एक स्टूप होता है, इल ह्यूमर, हाँ, इल ह्यूमर, यस 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 यस, एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट वर्ड है। इल ह्यूमर, और इम्पेशेंस, स्टिफल अबाउट, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, ये बहुत सारे चिल्ड्रन के रूब्रिक है।
तो ये कार्सिनोसिन था हमारा इस बच्ची का कार्सिनोसिन स्टेज था। मैं कार्सिनोसिन नहीं कहूंगा, कभी भी मैं पेशेंट को रेमेडी का नाम नहीं देता हूँ, क्योंकि वो एक स्टेज ही मात्र होता है कुछ स्टेजेस के लिए। और जो हम प्राइमरी जो फर्स्ट पेज की इमेज हम जो सीखते हैं हर रेमेडी की, वो सीखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट पेज वाला पेशेंट आ गया तो हम विदाउट यूजिंग रेपर्टरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। सारे पेशेंट ऐसे मिलते नहीं है हमको। जैसे कार्सिनोसिन के बारे में हमने क्या सीखा, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज, 3 रेमेडीज आती है उसमें, एएमएन और कार्सिनोसिन, और तीसरी कौन सी आ रही है, शायद पूजा। जब हम ये फीलिंग आती है ना कि लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, नाराज नहीं होने चाहिए लोग, तो मैं उन्हें खुश करूं, तो इसमें 3 रेमेडी, ये फीलिंग में 3 रेमेडी आती है। फिर उसमें से हम आगे जाके डिफरेंशिएट करते रहते हैं, आगे ब्रिक से, कोई मटेरिया से करता है, कोई गेस्चर से करता है, हर एक का अपना आर्ट होता है। तो ये एक प्राइमा फेसी जो हमें सिखाया जाता है, हम सीखते हैं और है भी। तो लेकिन हमारी गलती कहाँ होती है कि हम वहीं पर रुक जाते हैं कि फलानी रेमेडी कि वो प्लीजिंग में है तो प्लीजिंग में है, वो तो नेचर लव्स में है, वो तो अच्छा बच्चा है। आमतौर से जितने भी बहुत सारे लेक्चर्स सुने होंगे हमने कार्सिनोसिन के, तो ये एक तकिया कलाम बना दिया गया है, एक फैशन बना दिया गया है कि कार्सिनोसिन यानी जी। हेलो। तो कार्सिनोसिन को एक हमने अच्छा बच्चा, फर्माबरदार औलाद के रूप में लिया, फर्माबरदार औलाद। तो ये है भी, लेकिन सारे कार्सिनोसिन ऐसे नहीं होते हैं, सारे कार्सिनोसिन के सारे स्टेजेस ऐसे नहीं होते हैं, और सारे पेशेंट्स कार्सिनोसिन के फियर, रिजेक्शन और प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज वाले स्टेज में भी नहीं आते हैं। मेरे पास अभी एक केस मेरे दूसरे लैपटॉप में है, ऐसे कई कार्सिनोसिन केस है जिसमें ना फियर रिजेक्शन है, ना प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज है, तो पूरा स्टेज ही अलग है और पूरा एलिमेंट्स फ्रॉम ही अलग है। और एक लड़ी थी, आई थी 50 साल की लड़ी, 55 साल, जिसमें मैंने यही रूब्रिक लिए थे। अभी वो सेट ऑफ रूब्रिक्स मेरे सामने नहीं है इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ये रूब्रिक तो लिया ही था मैंने, एब्यूज्ड सेक्सुअली और एब्यूज्ड इन मैरिज, और दूसरे 2 रूब्रिक लिए थे। 50 साल की औरत, 55 साल का पति उसको लेकर आया मेरे यहाँ, और ये आर्नी का टाइप और जो लगता है ना ग्रेन पिकाइमोसिस हुए थे पूरे बॉडी में, यहाँ 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 दिखाया, यहाँ से खोल के भी दिखाया यहाँ पे, और रोती हुई कि मुझे ऐसा लगा। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले इन्होंने इससे झगड़ा किया और ये पीटते हैं, ये मारा मुझे। तो ये जो था, मारा मुझे, जो बोलने का ढंग, वो बहुत ही कुछ कह जाता है। तो उनके हस्बैंड भी थे, तो मैंने बोला आप अभी सोशल शर्म वगैरह छोड़ दीजिए, ये कार्सिनोसिन पीटी भी ऐसे करता है, मारा मुझे, यानी ये ह्यूमिलेटेड फीलिंग था। तो मैंने देखा, फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो बहुत ही, यानी ऐसे ब्लू पूरे पट्टे थे, पूरे इकाइमोसिस थे। तो मैंने बोला क्या ये होम्योपैथी कवर कर पाएगी। बहुत टाइम पहले का केस था ये, ऑलमोस्ट आज 22 हुआ ना, तो ये 7 साल पुरानी बात है, ये 15 की बात है, 15 या 6 या 7 साल पुरानी बात है। तो मैंने उससे यही रूब्रिक लिया। अब मैंने बोला क्या हुआ, मारा तो फिर आपने क्यों कुछ किया नहीं, और क्या आपको मारा यानी कि जो लगा आपको उसके लिए दुख है आपको, या हस्बैंड का बिहेवियर ऐसा नहीं है, हस्बैंड का बिहेवियर रूड है उसके लिए आप दुखी हो, या मार लगी, खाली खाली मार लगी उसके वजह से आप रो रही हो।
तो बोले नहीं, बहुओं के बीच में, सबके बीच में मुझे मारा गया है। तो इतना ह्यूमिलिएटेड फीलिंग था उसका, इतना ह्यूमिलिएटेड फीलिंग था कि वो मार को तो कुछ गिन नहीं रही थी, लेकिन एक अपना एक जबरदस्त इंसल्ट हुआ। रेप में भी क्या होता है, रेप में जब औरत का रेप किया जाता है, अभी तो रेप वैसे ही हो जाता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से, लेकिन पहले के दौर में और खासकर पहले की फिल्मों में जो बताया जाता था, रेप सामने वाले की इज्जत को लूट, इसका दूसरा वर्ड इज्जत लूटना ये बना दिया था हिंदी फिल्मों में। तो सामने वाले की इज्जत पे हमला करना हुआ करता था, और औरतें भी वही फील करती थी, कई औरतें सुसाइड भी कर देती थी। तो इज्जत पे हमला हुआ, उसका जो फीलिंग था ना, वो इज्जत पे हमला हुआ, उस औरत का फीलिंग था। तो उसमें मैंने जब कार्सिनोसिन दिया, तो देने के बाद मुझे उतना, क्योंकि ये पहली बार ऐसे केस में मैं यूज कर रहा था, तो डीप फीलिंग में जाके मैं यूज कर रहा था। तो आर्निका को छोड़ के मैंने ये दिया, और मैंने उसको दूसरे दिन बुलाया। मैंने बोला आप दूसरे दिन आ जाना। तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये वापस आ सकता है, अगर उसको दर्द वगैरह कुछ नहीं मिटा तो डेफिनेटली ये नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी डेयर टू बी वाइज करके मैंने दे दिया था। दूसरे दिन वो पेशेंट जब आया तो बहुत ही फ्रेश थी, और उसके चेहरे का जो हंसमुखापन वापस आ गया था, और जो ब्लू जो भी लाइनिंग्स लगी हुई थी उसमें रिकवरी काफी शुरू हो गई थी। पूरा तो रिजॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन काफी रिकवरी शुरू हो गई थी। लेकिन उसका मेंटल जो फीलिंग था ना, वो पेन भी कम हुआ। मैंने बोला पेन के बारे में पूछा तो बोले बिल्कुल ना जैसा है, और बहुत अच्छा लग रहा है, और खुश थी वो। सबसे बड़ी बात, वो खुश थी। उसका जो ह्यूमिलेटेड फीलिंग था, उसका जो पीटी करना था, उसका जो रोना था, बिल्कुल जीरो हो गया था, जीरो। तो ये कार्सिनोसिन में ये भी है। तो हम जब केस लेते हैं और हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूब्रिक्स की वजह से कार्सिनोसिन या ऐसी कोई भी रेमेडीज आती है, तो हम ये समझ लेते हैं कि कार्सिनोसिन तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्लीज करने वाला बच्चा है, फरमा बरदार औलाद है, और उसको तो लोग नाराज न हो जाए उसका डर रहता है। और कार्सिनोसिन तो थोड़ी ऐसे किसी को झिड़केगा, विल न्यूमर जैसे विलिया ने वर्ड यूज किया, न्यूमर थोड़ी पेश करेगा। तो कार्सिनोसिन नहीं हो सकता, और हम मिस कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन को। तो ये सारे फेसिट, सारी पोलैरिटीज को हमें ध्यान में रखना है। जैसे बेलाडोना के केस में हम सीखते हैं कि बेलाडोना हाय हेलो रो, तो इस टाइप का बूम बूम चाव वाला बंदा, तो बोले साला ये रोता बच्चा। कोरोना के केस में आफ्टर कोविड, मतलब पोस्ट कोविड में मैंने दिया हुआ था, क्योंकि वो ट्रोमा उसको था, बेलाडोना का जो ट्रोमा है वो उसको उसको खास मार्क हमारे एक मित्र की वालिदा थी, डॉक्टर मित्र की वालिदा, तो उनको तकलीफ थी कुछ, अभी मुझे याद नहीं, लास्ट सेकंड सीजन में। तो मुझे, मैंने पूछा कि क्या हाल था आपका, सॉरी सेकंड सीजन नहीं, फर्स्ट सीजन में, क्योंकि फर्स्ट सीजन में ही बंदी बनाकर ले जाया कर जाता था। सेकंड सीजन तो बिल्कुल थक गए थे, प्रशासन थक गया था, तो छूट दे दी थी हम जैसे डॉक्टरों को भी कि आप कर सकते हो। फर्स्ट सीजन में तो हम जैसों को भी परमिशन नहीं थी। अगर भूले से कोविड का ट्रीटमेंट किया और वहां बात पहुंच गई, तो हम पे कोविड एक्ट के तहत केस होना था। तो किसी का किया तो भी छुप के किया जाता था, और डायग्नोसिस में हम दूसरा ही कुछ वायरल लिखते थे। तो मैंने उस माँ जी को पूछा कि अम्मा तुम बताइए क्या हुआ था, और कोविड में कैसा गुजरा आपका। तो बोले हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया, और जब जाती थी ना मैंने, तो मैं रो दी। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ था। बोले बस मुझे ले जाया जा, जब एम्बुलेंस में बैठी तो मैंने बच्चे, जो मेरे पोते हैं बच्चे, मैंने उनको उस टाइम पे वो रो दी थी। उस टाइम पे मैंने बच्चे पोतों को ऐसा ये गेस्चर करके, फिर मैंने बोला फिर तो बस गई, और फिर तो ठीक हो गई, आ गई। लेकिन अभी वो ट्रोमा था,
होम्योपैथिक रेमेडी का एक कमाल है कि वो डिसीज को तो क्योर करती है। वो तो ठीक उसी के जैसा है कि हम एक गाय खरीदते हैं तो दूध के साथ गोबर फ्री में मिलता है, ठीक इसी तरह गोबर भी इम्पोर्टेंट चीज है, खातों में काम आता है, तो कीमती चीज है गाय का गोबर। तो इसलिए एग्जांपल दिया जाता है कि गाय खरीदेंगे तो दूध के साथ गोबर भी फ्री मिलता है। तो हमारा जो डिसीज क्योर होता है ना पेशेंट का, वो तो गोबर की मानिंद होता है कि ये तो हमारी साइड प्रोडक्ट है, असल तो पेशेंट क्योर होता है। तो पेशेंट का ट्रोमा क्योर हो जाता है। तो एलोपैथी में क्या होता है कि वो स्टेज को क्योर करते हैं, वो मिटाते हैं, लेकिन सारी मेडिसिन ऐसा नहीं है कि वो लोग भी सप्रेस करते हैं, स्टेज को हटा देते हैं। और जो फर्दर जो डैमेज साइड आगे मल्टीपल इंजरी होती है डिसीज की वजह से, मेटास्टेसिस है डिसीज का, वो सब हटा देते हैं। तो लेकिन जो मेन ट्रोमा है ना, वो अच्छा डिसीज को क्योर करते हैं, पर्सन को नहीं कर पाते। तो मैंने ये बेलाडोना दिया उसको। अब हमारी जो इमेज है बूम बूम चाव वाली के बेलाडोना तो बूम बूम है, तो अगर वही मैं देखे रहता तो और ये रूब्रिक पता नहीं होता तो मुझे मालूम नहीं पड़ता, तो बेलाडोना मिस कर जाता। मैंने बेलाडोना दिया और उसका वो जो तकलीफ उस टाइम की पोस्ट कोविड थी वो चली गई और वो ट्रोमा भी चला गया। जो अगली बार इसी बात को मैंने छेड़ा, मुझे देखना था कि ट्रोमा है कि नहीं, वो रोती, तो अगली बार जो रो दी थी उस सीन को याद करते, ये वाला वो नहीं रोई थी। तो ये सीन क्या कह रहा था कि उसको मौत दिख रही है, इल्यूजन गैलोस विजन ऑफ ऐसा कुछ रूब्रिक है जिसमें बेलाडोना अकेले के अब मुझे ले जाया जा रहा है। कोविड में अक्सर कई लोगों को ये डर था कि अब ले गया यानी गया, यानी वो देखते थी फांसी का बंदा कि अब मुझे ले जा रहा है, बाय बाय, अब मैं वापस आपको नहीं देख पाऊंगी, मुझे ले जा रहा है। तो डिल्यूजन गैलोस वाला मैंने रूब्रिक लिया था और उसके साथ एक रूब्रिक ये भी अटैच हो सकता था, एंग्विश वीपिंग भी। तो मेरा ये कहना ये है कि हम हर एक एंगल से रेमेडी को सीखें और हर एक एंगल से हम रेमेडी को मतलब उसको देखें। और खासकर रूब्रिक्स का भी, जब हम रूब्रिक के लेते हुए जब रेमेडी आती है तो हमको एक फील अलग पड़ता है। अभी देखो कार्सिन उसीन में टोटली फील अलग है, जो लेकिन एक्चुअली अलग नहीं है। हम पढ़े नहीं है, हमारी गलती। हम सिर्फ एक स्टेज को लेकर पढ़ते रहते कि कार्सिन उसीन यानी खुश करने वाला बंदा, फरमा बरदार औलाद और नेचर लविंग पर्सन, सबको माफ करने वाला बंदा। तो ये सब हम पढ़े हुए हैं और उस पे फोकस किए हुए हैं, यही हमारी मतलब गलती हो जाती है। तो जब भी ऐसी कोई बात आए कि ये रेमेडी तो यार उसका फील तो कुछ अलग है, तो हमें री-वेरीफाई करें, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो री-वेरीफाई करें और इसको हम देखें कि रूब्रिक्स मैंने सही लिए है कि नहीं। रूब्रिक्स हमारा सही है, दोबारा 6 बार हमने कंफर्म कर लिया कि हमारे रूब्रिक सही है और कॉन्क्रीट रूब्रिक है और कंफर्म्ड रूब्रिक है, और फिर भी रेमेडी वो आ रही है जिसकी इमेज मेरे सामने तो कुछ अलग ही है, तो फिर उस थॉट को बाजू पे रखते हुए डेयर टू बी वाइज और वो मेडिसिन दी जाए। हाँ, हम रूब्रिक पे सही होनी चाहिए, पेशेंट का फील सही पकड़ा हुआ होना चाहिए, तो वो कभी भी हम फेल नहीं जाते हैं। और अगर कभी किसी बात में फेल गए भी तो हमें सीखने मिलता है, फेल्योर से सीखने मिलता है। तो ये आमतौर से कभी हमको डर भी रहता है कि यार पेशेंट चला जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने एक बार डॉक्टर योगेश सहगल का अपनी बैठा हुआ था एक लेक्चर सुना, बरसों पुराना लेक्चर था, महीनों पुराना था शायद। तो उसमें उन्होंने एक बात बड़ी प्यारी कही, जो मोती जैसी थी, समुद्र के मोती जैसी थी। उन्होंने यही बात कही और एक डॉक्टर अमजद खान को मैं खास रेफरेंस दिया करता हूँ, बड़े ही मोटिवेशनल और बड़े अल्लाह वाले बंदे हैं, मैं औलिया मानता हूँ उनको, अल्लाह का खास करम है उन पर। क्लासिकल होम्योपैथ है वो।
योगेश साहब ने भी यही बात कही कि ये मत सोचो पेशेंट भाग जाएगा, हमारा काम पेशेंट को दवाई, हमने हमारा जो ड्यूटी है कि पेशेंट को परख लिया, कंफर्म किया, हमारे दिल में बात आ गई कि यही रेमेडी है, हमने दे दी, बस बात खत्म। बाकी टेंशन मत लो कि पेशेंट चला जाएगा, आएगा नहीं आएगा। बड़ी ही प्यारी बात थी, और ये खुदा पर यकीन वाली बात थी कि हमारा काम तो सिर्फ दवा देना होता है, बाकी हमको सक्सेस देना, हमको आगे बढ़ाना, हमारे फेम होना, ये सब ऊपर वाले का काम है, ऊपर वाले का इशारा होता है, कर्म होता है हम पे, तो फिर चल पड़ती है। तो अमजद खान साहब भी यही कहते हैं कि जब कोई ऐसा केस आता है तो आप देखिए, ऐसा केस आता है तो डर मत जाइए, आप देखिए कि ये केस में मैं क्या कर सकता हूँ। बात समझ में आ गई, केस पकड़ में आ जाता है कि भाई ये रूब्रिक है और ये रेमेडी है, लेकिन केस दिखने में तो बड़ा ही डेंजर है। तो यार ये मैं दूंगा, और अगर नहीं मिला तो रिजल्ट नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा यार, मेरी बदनामी हो जाएगी और मेरा क्या होगा। तो बोले ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने वाली जात अल्लाह की। हमारा काम क्या है कि हमको, हमारी नीयत से यही है कि पेशेंट को क्योर करना है और हम कर सकते हैं कॉन्फिडेंस है, तो बस हमारा काम इनिशिएट करना है और वही हमें करना है। बाकी अगर ये सोचते रहोगे तो कभी भी होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। हर आने वाला केस ये ऐसा आएगा जो आपको डराएगा कि यार ये तो हमारे गांव के मेन आदमी है, इसको रिजल्ट नहीं मिला तो मुझे बदनाम कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो ये डेयर टू बी वाइज को भी हमें फॉलो करना है। माशाल्लाह लियाकत भाई ने भी रिसेंटली इसको फॉलो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनका बड़ौदा उनका एक पेशेंट था, तो स्पेशली कोविड में एडमिट था, पास में मेरे उनसे चर्चा नहीं हुआ क्या हुआ उसका, लेकिन वो 2 दिन यहाँ रुके थे और आईसीयू में पेशेंट था और वो नासिक से यहाँ पे आए थे और बिना डरे कि भाई हमें करना है ट्रीटमेंट, बाकी बचाने वाला या रिजल्ट देने वाला तो अल्लाह ही है। तो ये डेयर टू बी वाइज होता है कि हैंडल कर लिया उन्होंने केस, स्पेशल आए और केस को हैंडल किया, फिर पेशेंट को आईसीयू में वेंटिलेटर पे चढ़ाया गया। तो पेशेंट की तकदीर में जिंदगी बची हुई होगी, जिंदगी नहीं थी तो नहीं थी, क्या कुछ भी हो, लेकिन डेयर टू बी वाइज हमारा जो कर्म है वो ये है कि भाई हम कर सकते हैं और हमें करना है। ये डरना नहीं है कि पेशेंट मर जाएगा तो मुझे बदनाम हो जाऊंगा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमें इतना डेयरिंग हमारे अंदर होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम जानते हैं तो हमें करना है। मेरी पेशेंट को रिजल्ट मिलता है या पेशेंट मर जाता है, ये ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमको ऊपर अच्छा, वाले नहीं अरुण भाई आप कब से ऊपर वाला बोल रहे हैं? आपके ऊपर की कोई रहता है क्या आपके ऊपर वाले फ्लोर पे? हेड बिलोंग्स टू ऊपर वाला, ऐसा कुछ नहीं है ना? मैं डर गया, मैं कौन नहीं, ये ऊपर वाला जो अल्लाह के अलग के नाम, कोई गॉड कहता है, कोई और मैं डर गया, मेरा अरुण भाई के ऊपर के फ्लोर में कौन रहता है? मेरे अभी जहाँ बैठा हूँ वहाँ ऊपर दुकान है और वो भी पूरी बनी हुई नहीं है, वहाँ बिल्कुल कोई नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला एक कॉमन वर्ड है। और अभी का जो आप हम लोग क्या बोलते पता है अरुण भाई? मैं सबको बताता हूँ, बच्चों को, इनको कोई भी काम करते वक्त लालच और डर, ये दोनों चीजें आपका डिसीजन अगर ले रही है तो गलत जाएगा। कोई भी लालच में और कोई भी डर में आपने डिसीजन लिया तो वो गलत जाएगा। और डर नहीं होना चाहिए। और जो है ओडे सपेरे का मीनिंग भी यही है ना बेटा, जो यही है ना। तो आपने थोड़ा में आए थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हालांकि मुझे लगा कि यार इतने दूर से आए, पेशेंट आईसीयू में है तो, और कोविड है साला, तो कोविड का तो कोई पता ही नहीं, कोई कह ही नहीं सकता था। तो काम का आदमी डरेगा, कोई भी हम के यार पेशेंट बचा नहीं तो साली मेरी इज्जत की तो वाट लग जाएगी, लेकिन वो नहीं डरा। यही मतलब हमने काम कर दिया, हम नहीं डरे। आपका म्यूट हो गया। उसको मरना ही था, कोई बाप नहीं बचा पाता था कोविड में। तो बड़े बड़े डॉक्टर लोग, मतलब कुदरत ने मेडिकल साइंस को वापस वहीं पे लाके रख दिया था जहां से शुरू हुआ था।
कोई मेडिसिन तुम कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम टूट के मर जाओ, हमें जिसको मारना है वो मार के रहेंगे। जैसे कुदरत में भी एक पत्ता फेंका हुआ था। अब ऐसे दौर में हमने जब हिम्मत कर ली कि हाँ भाई हम आते हैं यहाँ से इतने दूर से, एक इज्जत को अपने दाव पे लगा के कि भाई पेशेंट मर गया, तो आदमी डरता है कि पेशेंट मर गया तो मेरी इज्जत का क्या, लेकिन नहीं डरे। तो यही असल होम्योपैथ की निशानी है, और यही खुदा हमसे चाहता है, एक होम्योपैथ से, क्योंकि होम्योपैथ को खुदा ने एक अलग से जिम्मेदारी दे के रखी है। और हम जब ट्रीटमेंट क्योर करते हैं तब हमको पता चलता है कि रियली में कुछ। आपका म्यूट हो गया अरुण भाई, फिर से म्यूट हो गया, मोबाइल म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, म्यूट। हाँ म्यूट हो जा रहा है आपका, अपने आप म्यूट हो जा रहे हो। हाँ हारून भाई को बोलने नहीं दिया जा रहा है, आप हारून भाई को मोबाइल बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ वो कॉल आ रहा था इमीडिएटली। अच्छा अच्छा हाँ। अभी मैं सेशन एंड करूंगा।